इस वेबिनार को अरेंज कर रहे हैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और इसे स्पॉन्सर किया जा रहा है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। हम आपसे इस लर्निंग सीरीज में, इस वेबिनार में हमने कई सारे इनोवेटिव आइडियाज आपसे डिस्कस किए जो कि मुख्यतः शून्य निवेश नवाचार पर बेस्ड है या जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेटिव आइडियाज पर बेस्ड है। उन्हीं इनोवेटिव आइडियाज की कड़ी में कई सारे इनोवेटिव आइडियाज आपके साथ डिस्कस हुए और हम अब आपके साथ जिस इनोवेटिव आइडिया को आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या हिंदी में सामुदायिक सहभागिता। क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्या है सामुदायिक सहभागिता? आज इस वेबिनार में हम 5 और 6 इनोवेटिव आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे और इन सारे इनोवेटिव आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हुए मैं आपसे ये इनोवेटिव आइडिया क्यों आया, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारी बातें आपसे करूंगा। हम इन इनोवेटिव आइडियाज को इस केस स्टडी जिसका नाम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या सामुदायिक सहभागिता है, इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है इस प्रोग्राम को लेकर के, ZIIEI और रूपांतर प्रोग्राम को लेकर के, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से अपनी केस स्टडीज इनोवेटिव आइडियाज हमसे शेयर कर सकते हैं, अगर आपको क्वेरी है कि किस तरीके से आप नेशनल लेवल पे अवार्ड विन कर सकते हैं, आपको किस तरीके से रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिल सकता है नेशनल लेवल पे, कौन से आइडियाज हम कंसीडर करते हैं, टर्म्स और कंडीशंस, शर्तें क्या हैं नवाचारों को चयनित करने की या उनका चुनाव करने की, या जो इनोवेटिव आइडियाज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उस इनोवेटिव आइडियाज में आप क्या बेहतर देख रहे हैं या किस तरीके से आप इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करना चाहेंगे, या फिर अगर कोई इनोवेटिव आइडिया आप अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे उस इनोवेटिव आइडिया को साझा करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि देश भर के शिक्षक आपके उन इनोवेटिव आइडियाज को, आपके नवाचार को सुने, तो आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज, अपने नवाचार, अपने आइडियाज हमसे शेयर कर सकते हैं इस लाइव वेबिनार पे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन वहां से ले लूंगा, या फिर अगर आप जूम पे देख रहे हैं तो आपको फेसबुक पेज पे भी हैं आप, तो आप वहां से भी डायरेक्ट जूम पे जुड़ सकते हैं। आपको जूम की आईडी फेसबुक पेज पे कमेंट बॉक्स में हम शेयर कर दे रहे हैं। इसके अलावा आप जूम में चाहें तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्बली और मैं उनके आंसर देने में बहुत खुशी महसूस करूंगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं, हम बढ़ते हैं उस इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि सामुदायिक सहभागिता है क्या। एक जो शिक्षा है, शिक्षा पूर्ण रूप से अगर मुझसे आप पूछेंगे क्या है तो मैं कहूंगा शिक्षा एक त्रिभुज की भांति है। एन एजुकेशन इज लाइक ए ट्रायंगल, जहां पे अगर उसकी एक भुजा शिक्षक है, दूसरी भुजा विद्यार्थी है, तो उसकी तीसरी भुजा उसके अभिभावक, पेरेंट्स या गार्डियंस है। तो इन सारी चीजों में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से शिक्षा एक ट्रायंगल की भांति है। और अगर मैं आपसे ही पूछना चाहूं कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, तो एक त्रिभुज कभी भी पूरा नहीं होगा अगर उसकी तीनों भुजाएं मिलेंगी नहीं। मतलब अगर शिक्षा एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा शिक्षक है, दूसरी भुजा विद्यार्थी है, तो और तीसरी भुजा पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, कम्युनिटी है, समुदाय है, अगर ये तीसरी भुजा नहीं मिलेगी तो कभी भी ये त्रिभुज बनेगा क्या? संभव होगा इस त्रिभुज का बनना? ये त्रिभुज कभी भी नहीं बनेगा। शिक्षक ने कहा, खास तौर पे अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें, शिक्षक ने कहा कि सर हमारे देश में माता पिता किसी तरीके से बच्चों को तो स्कूल भेज देते हैं या कई बार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ कई बार माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, हम जाते हैं विद्यालय में, हम जाते हैं अभिभावकों के पास, उनके घर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि विद्यालय भेजिए अपने बच्चों को, पर फिर भी वो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजता है। उदाहरण के तौर पे एक शिक्षक ने कहा
कि सर गर्मियों के दौरान हमें गवर्नमेंट ने कहा कि आप अभिभावकों से मिलिए और उनसे बोलिए कि वो बच्चों को अपने बच्चों को स्कूल भेजें। टीचर ने कहा कि सर हम खुद भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आए, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे किसे। और इसी कारण से हमने सोचा कि क्यों ना हम अभिभावकों से मिले। टीचर ने कहा सर मैं एक अभिभावक के पास गया, मैंने उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो अभिभावक ने कहा क्या करेगा स्कूल जाके, मेरा बड़ा बेटा अनपढ़ है, पीछे वाले मोहल्ले में ठेला लगाता है, दिहाड़ी के 300 रुपए बना के लाता है, एक ठेला इसको भी दे दूंगा, आगे वाले मोहल्ले में लगाएगा, कुछ नहीं तो 150-200 रुपए तो कमा के लाएगा, क्या करेगा स्कूल जाके। टीचर ने कहा सर ऐसे ही मैं दूसरे अभिभावक के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। तो उन्होंने कहा क्या करेगा स्कूल जाके, मेरी धान की फसल पक के तैयार खड़ी हुई है कटने के लिए, अगर कुछ दिन और उस पे नहीं गया तो फसल पूरी गिर के चौपट हो जाएगी, स्कूल जाने से तो अच्छा है कि मेरे साथ खेतों में हाथ बटाए। टीचर ने कहा कि सर मुझे तब एक बात का एहसास हुआ कि अगर बच्चों को स्कूल से जोड़ना है तो सबसे पहले उनके माता पिता को, अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ना होगा। और इसी कारण से हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे एडुकेटर्स ने कुछ केस स्टडीज दी। वो केस स्टडीज कौन सी हैं, मैं एक एक करके आपसे वो केस स्टडीज साझा करूंगा। तो पहला इनोवेटिव आइडिया है इस केस स्टडी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या सामुदायिक सहभागिता के अंदर, वो है डोनेशन बॉक्स। क्या है डोनेशन बॉक्स, क्या है दान पत्र, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी किसी मंदिर या फिर किसी हॉस्पिटल या फिर कई एनजीओज में गए होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां पे एक डोनेशन बॉक्स या एक दान पत्र रखा होता है, जहां पे आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। टीचर ने कहा कि सर बिल्कुल मंदिर वगैरह में ये दान पत्र रखे हुए होते हैं, हॉस्पिटल्स में रखे हुए होते हैं, कई चैरिटी संस्थान होते हैं वहां पे रखे हुए होते हैं, एनजीओज में रखे होते हैं। तो विद्यालय भी तो एक शिक्षा का मंदिर ही है, यहाँ भी तो बच्चे का पूरा जीवन बदलने का प्रयास किया जाता है या जीवन बदला जाता है। तो क्यों ना अगर कोई ऐसा माध्यम है कि विद्यालय भी डोनेशन के माध्यम से कुछ चल सके या फिर कुछ लाभ हो सके विद्यालय को इस दान के माध्यम से, जहां विद्यालय में जो सुविधाएं उनको और बेहतर किया जा सके, तो बिल्कुल ऐसा डोनेशन बॉक्स का कॉन्सेप्ट मैं लाना चाहता था, मैं मतलब शिक्षक लाना चाहते थे। और उन्होंने कहा सर इसी कारण से हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए, एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए जिसका नाम हमने रखा डोनेशन बॉक्स, जिसमें समुदाय के व्यक्ति अपनी श्रद्धानुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो डोनेशन या दान देना चाहें विद्यालय की बेहतरी के लिए, वो दान वो दे सकता है। किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस क्रियान्वित किया जा सकता है इस नवाचार को, आइए इसको जानने का थोड़ा सा प्रयास करता है। तो इसको सबसे पहला जो तरीका होता है, शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान सबसे पहले जब पेरेंट्स आ जाते हैं, बच्चे रहते हैं, तो टीचर्स सबसे पहले महत्व बताते हैं कि विद्यालय का महत्व जीवन में क्या है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्वस्थ विद्यालय से ही स्वस्थ समुदाय की परिकल्पना की जा सकती है और स्वस्थ समुदाय में ही स्वस्थ विद्यालय बनता है। आप सोच के देख लीजिए अपने आस पड़ोस में या नजदीकी में, अगर आप कहीं ऐसे समुदाय को जानते हैं, कहीं ऐसे गांव, कुछ ऐसे एरिया को जानते हैं जहां पे अपराधी किस्म के ज्यादातर लोग रहते हैं, तो उस मोहल्ले का विद्यालय कभी भी बेहतर नहीं होगा। और इसी प्रकार से अगर कहीं विद्यालय ऐसा है जहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है या विद्यार्थियों की शिक्षा पे विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वहां का समुदाय भी बहुत शिक्षित, बहुत बेहतर नहीं होगा। तो जैसा मैंने कहा, स्वस्थ विद्यालय से ही स्वस्थ समुदाय की परिकल्पना की जा सकती है और स्वस्थ समुदाय में ही स्वस्थ विद्यालय बसता है और उसका निर्माण होता है।
इसी कारण से टीचर एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आए जिसका नाम है डोनेशन बॉक्स या दान पत्र। तो सबसे पहले पेरेंट टीचर मीटिंग में शिक्षक समझाते हैं अभिभावकों को और विद्यार्थियों को कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है और किस प्रकार से विद्यालय कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनके बच्चों को बेहतर बनाने में या बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में। और इस दौरान शिक्षक डोनेशन बॉक्स के महत्व को भी समझाते हैं कि किस तरीके से डोनेशन बॉक्स या दान पत्र एक बेहतर माध्यम हो सकता है विद्यालय को और बेहतर बनाने के लिए, सीखने की जो क्षमता है उसको और बेहतर करने के लिए, और किस तरीके से विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर किया जा सकता है अगर दान मिले और उसका इस्तेमाल विद्यालय के बेहतरीकरण के लिए किया जा सके। ये तो वह पहला स्टेप। इस पहला स्टेप के बाद दूसरा आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि कैंपेन रन किए जाते हैं। कैंपेन रन से मेरा मतलब है कि रैली वगैरह निकाली जाती है जहां बच्चों की मदद से शिक्षक कई सारे विभिन्न चार्ट, पोस्टर इत्यादि बनाते हैं और उसमें डोनेशन के महत्व को समझाया जाता है। उनमें चार्ट्स में स्लोगन्स लिखे होते हैं, उनमें बताया जाता है कि डोनेशन का महत्व क्या है और समुदाय किस प्रकार से सहायता कर सकता है विद्यालय के बेहतरीकरण के लिए। और इस तरीके से जब ड्राइव चलती है, लोग देखते हैं, समुदाय के व्यक्ति देखते हैं कि किस तरीके से डोनेशन की मदद से हम विद्यालय को बेहतर कर सकते हैं या किस प्रकार से डोनेशन दिया जा सकता है। और उससे कोई मूल्य नहीं होता, आपकी जो इच्छा है आप उसके अनुसार डोनेशन कर सकता है। और इसमें जो स्टेप 3 होता है, स्टेप 3 होता है कि बच्चों द्वारा रिटर्न गिफ्ट तैयार करना उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने विद्यालय की बेहतरीकरण के लिए कुछ डोनेशन या दान दिया हुआ है। इससे दान देने वाला भी बेहतर महसूस करता है और एक हमारी तरफ से कृतज्ञता का भाव होता है, विद्यालय की तरफ से, विद्यार्थियों की और शिक्षकों की मदद तरफ से ये कृतज्ञता का भाव होता है उस दानकर्ता के प्रति कि आपने हमारे विद्यालय के लिए कुछ दान किया तो हम उसके आभारी हैं और ये कृतज्ञता के भाव से हम आपको छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस गिफ्ट में कोई निवेश हो ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चे चाहे तो पुष्पगुच्छ बना सकते हैं या फिर कबाड़ आदि से बच्चे कुछ क्रिएटिव, कुछ आर्टिस्टिक ड्राइंग कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। बच्चे कुछ थैंक यू कार्ड आदि बनाना चाहते हैं तो बच्चे थैंक यू कार्ड भी बना सकते हैं। और जो डोनेशन देने आते हैं, जिन्होंने डोनेशन दिया हुआ है, दान पत्र पे दान किया हुआ है, उनको ये भेंट स्वरूप दिया जाता है। इसके अलावा चौथा आता है कि किस तरीके से जो दान का सप्ताह है या डोनेशन वीक है उसको किस तरीके से मनाया जाता है। शिक्षक इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक दिन या चाहे तो विद्यालय के में एक महीने में कोई हफ्ता रख सकते हैं जिसमें एक छोटा सा समय दिया जा सकता है कि किस तरीके से आप डोनेशन करें। एक बक्सा रखा होता है, शिक्षक उसको कार्टून की मदद से एक बक्सा बनाते हैं जिसपे स्टिकर की मदद से बच्चे अपनी ड्राइंग, अपनी सुविधा अनुसार उसे डोनेशन बॉक्स का नाम देते हैं या दान पत्र का नाम देते हैं। उसमें ऊपर से छेद होता है। जो अभिभावक हैं, जो समुदाय है, अपनी स्वेच्छानुसार जो दान करना चाहें वो दान उस पे कर सकते हैं। साथ ही साथ उस बॉक्स के बगल में एक रजिस्टर रखा होता है जिसमें दानकर्ता का नाम मेंशन किया जाता है, नाम की एंट्री की जाती है और उन्होंने क्या दान किया भी लिखा रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति फर्नीचर आदि का दान करना चाहता है, कोई व्यक्ति बेंच या चेयर वगैरह कुछ दान करना चाहता है, कोई व्यक्ति व्हाइट बोर्ड दान करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम भी रजिस्टर पे मेंटेन किया जाता है कि इन व्यक्ति द्वारा भेंट स्वरूप ये दान विद्यालय के बेहतरीकरण के लिए दिया। इससे क्या फायदा होता है? पहला फायदा ये कि हम जानते हैं कि विद्यालयों में कई सारे, खास तौर से वो विद्यालय जो शहर से दूर हैं, ग्रामीण इलाकों में है, उनमें कई अभाव रहते हैं। फिर
एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे स्वच्छ पानी के लिए एक थर्मस का अभाव होना, बहुत छोटी चीज। या कोई ऐसा माध्यम कि बच्चों के लिए हाथ धुलने के लिए बाल्टी और मग्गे की व्यवस्था, बहुत छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूँ। और अगर आप सोचेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ, ये बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए इससे के बहुत फायदे, और विद्यालय के लिए भी इसके फायदे में जितने भी गिनाऊं वो कम ही। तो इस तरीके से छोटे छोटे दान किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए टाट पट्टी, या फिर अगर कोई शिक्षक या अगर कोई अभिभावक है या समुदाय से कोई व्यक्ति है, वो कुछ बड़ा दान, फॉर एग्जांपल आप टीवी दान करना चाहें तो टीवी भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि दान आप किस तरीके से, मतलब अभिभावक या समुदाय किस प्रकार से दान करना चाहता है। कई सारे अभिभावक, कई समुदाय के कई सारे व्यक्ति मिलकर के भी, जैसे मैंने टीवी की बात कही, तो कई सारे समुदाय के व्यक्ति मिलकर के भी भेंट स्वरूप एक चीज दे सकते हैं। अब टीवी किस लिए, टीवी मैं सीरियल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल टीवी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों को भाषाएं सिखानी। हम सब जानते हैं कि बच्चों को कार्टून में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो इंग्लिश भाषा अगर सिखानी है तो कार्टून के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। आप उस पे आजकल पेन ड्राइव लगा सकते हैं और उस पर आप दिखा सकते हैं किस तरीके से कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है। जब बच्चा स्वयं से पिक्चर के माध्यम से चीजें देखता है तो बड़ी आसानी से सीख जाता है। आप लाभप्रद कहानियां भी बच्चों को सिखा सकते हैं उसी बहाने। अब बच्चों को हम सब जानते हैं कहानी में बहुत मजा आता है ना, और जब कहानियां कार्टून के फॉर्म में हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को कितना मजा आएगा। और इस तरीके से बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके सीखने के स्तर को और बेहतर करने के लिए हम या समुदाय या अभिभावक इस तरीके का कुछ दान भी निश्चित तौर पर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले इनोवेटिव आइडिया की। आगे बढ़ते हुए मुझे उम्मीद है कि आपको इनोवेटिव आइडिया बहुत पसंद आया होगा। अगला इनोवेटिव आइडिया जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कम्युनिटी वॉलंटियर्स। मतलब समुदाय से ही ऐसे व्यक्तियों की मदद लेना जो विद्यालय में कुछ अपना सहयोग प्रदान कर सके और विद्यार्थियों के लिए कुछ अपनी सेवाएं दे सकें, जिससे विद्यार्थी नई नई चीजें, नए नए ज्ञान, नए नए क्षेत्र में कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें। उदाहरण के तौर पे क्यों कम्युनिटी वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जो एकल शिक्षकीय हैं। एकल शिक्षकीय से मेरा मतलब है कि पहली से पांचवी तक का विद्यालय है और वहां पे सिर्फ एक शिक्षक है। तो निश्चित है कि एक शिक्षक है तो शिक्षकों का अभाव है वहां पे, जिसके कारण एक शिक्षक के, जिसकी वजह से एक शिक्षक के लिए सारे विषयों को पढ़ाना या सारे विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और इसके लिए हमारे शिक्षक ने कहा कि सर, हमने सोचा क्यों ना समुदाय की सहायता ली जाए, समुदाय से ही उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जो विद्यालय के प्रति अपना कुछ सहयोग दे सके, विद्यालय के बेहतरीकरण के लिए अपना समय दे सके, और ऐसे लोगों से संपर्क किया गया। सबसे पहले शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों को या चयनित करते हैं जो इंटरेस्टेड है, और इसके अलावा शिक्षक समुदाय से ऐसे व्यक्तियों को चुनाव करते हैं जो अपनी सेवा विद्यालय में दे सकते हैं और कुछ बच्चों को बेहतर सिखा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो कोई सिलाई कढ़ाई वाला है, वो बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग, अभी आपको पता ही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, अभी कल की खबर है, गवर्नमेंट ने कई सारे बदलाव किए हैं जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी एक बहुत अच्छी चीज निकल के सामने आई है कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी 6वीं से। तो गवर्नमेंट खुद ही उस ओर कदम बढ़ा रही है। हम भी, समुदाय भी चाहे, शिक्षक भी चाहे तो हम अपने विद्यालय में ही और अपने विद्यालय में भी ऐसे व्यक्तियों का समावेश कर सकते हैं जो, उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को कढ़ाई सिलाई आती है तो वो विद्यालय में 1 आध घंटे के लिए बच्चों को कढ़ाई सिलाई आदि सिखा सकते हैं। कोई कुम्हार है जिन्हें बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी की कलाकृतियां बनानी आती, मिट्टी की मूर्तियां, घड़े आदि बनाने आते हैं, तो वो भी बच्चों को आकर सिखा सकते हैं।
इसके अलावा किसी को बांस की टोकरियां वगैरह बनाना आता है, वो आके सिखा सकते हैं। कोई किसान है, उसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। या कोई रिटायर्ड आर्मी मैन है, कोई पुलिस में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी आकर के बच्चों को कई सारी ट्रेनिंग, कई सारी फिजिकल ट्रेनिंग भी दे सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना पहला स्टेप होता है, पहला कदम होता है शिक्षक द्वारा जो अपनाया जाता है। उन व्यक्तियों का जो विद्यालय में आकर अपनी कुछ सेवाएं दे सके, जिससे विद्यार्थियों का कुछ भला हो सके और विद्यार्थी कुछ नए अनुभव प्राप्त कर सके, कुछ नया सीख सके। ध्यान रखिएगा कि इसके लिए पहले से ही उन वॉलंटियर्स को बता दिया जाता है कि आपको कोई भी राशि विद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ये एक निःशुल्क सेवा है जो विद्यालय की बेहतरी के लिए, हमारे देश के, हमारे समाज की बेहतरी के लिए आप कर रहे हैं। ये तो वो पहला स्टेप। इसके बाद ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सेवा शिक्षक अपने विद्यालय में लेना चाहते हैं, जिनका सहयोग शिक्षक अपने विद्यालय में लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान बुलाया जाता है, जहां पे अभिभावक, विद्यार्थी और समुदाय के ये व्यक्ति एवं शिक्षक सभी होते हैं। और शिक्षक तब इनके महत्व को समझाते हैं कि इनका क्या महत्व है समाज में और विद्यालय में किस प्रकार से अपनी सहभागिता निभा सकता है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है, वो स्टेप ये होता है कि ऐसे वॉलंटियर्स को एक स्पेसिफिक दिन मौका दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कर सकते हैं कि सोमवार को आर्ट एंड क्राफ्ट वाले आएंगे, मंगलवार को जो कुम्हार हैं, जो घड़े आदि की चीजें बनाना सिखाते हैं, वो आएंगे, बुधवार को आप जो बांस की टोकरी आदि आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं वो आएंगे, और थर्सडे, फ्राइडे को या सैटरडे को बच्चों का फिजिकल एजुकेशन होगा। तो इस तरीके से कई सारी चीजें बच्चों को एक साथ विद्यालय में सिखाई जा सकती हैं। शिक्षक के लिए इससे क्या फायदा होता है कि शिक्षक का पूरा ध्यान सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज पे हो सकता है और जो वोकेशनल ट्रेनिंग है साथ ही साथ बच्चों की चल रही है। अब जब कम्युनिटी से लोग विद्यालय में आते हैं तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट विद्यालय के प्रति बढ़ता है, उनकी भी रुचि विद्यालय के प्रति बढ़ती है। समुदाय का आपसी जो सहयोग है निश्चित तौर से उसमें भी बढ़ोतरी होती है। बच्चे अपना नया और बेहतर या अपने लिए जो एप्रोप्रिएट या सही करियर ऑप्शन है उसका भी चुनाव कर पाता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अलग अलग रुचि हो सकती है। बच्चे जब विभिन्न चीजों को करते हैं, विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो उनका भी निश्चित तौर पे जो रुझान है वो समझ में आता है कि बच्चा किस क्षेत्र में अपना भविष्य बेहतर करना चाहता है या फिर अपना भविष्य बनाना चाहता है। तो ये था हमारा दूसरा इनोवेटिव आइडिया, कम्युनिटी वॉलंटियर, जिसमें हम समुदाय से ही सहयोग प्राप्त करते हैं और ये निःशुल्क होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनोवेटिव आइडिया बेहतर लगा होगा और आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि हम किस तरीके से कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने विद्यालय में, किस तरीके से गांव के व्यक्तियों को, वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है अपने विद्यालय में, और किस तरीके से शिक्षा को समावेशी बनाया जा सकता है और बच्चों को और बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। इसी कड़ी में आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडियाज की तरफ, जिसका नाम है पेरेंट्स काउंटर। जैसे मैंने आपसे कहा था कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, शिक्षक जब उनके घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, तो कहते हैं क्या करेगा स्कूल जाके, कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। और यकीन मानिए यही शब्द होते हैं कि क्या करेगा स्कूल जाके, कौन सा कलेक्टर हो जाएगा, ये लाट साहब बन जाएगा। टीचर ने कहा कि सर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि अगर बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है तो सबसे पहले उनके अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ना पड़ेगा। और इसी कारण से टीचर एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आया जिसका नाम उन्होंने दिया पेरेंट्स काउंटर। पेरेंट्स काउंटर क्या है? पेरेंट्स काउंटर का मतलब है कि विद्यालय को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर परिवर्तित कर देना। वन स्टॉप सॉल्यूशन से मेरा मतलब है कि विद्यालय को एक केंद्र बना देना जहां पे बच्चों को विभिन्न जानकार, जहां पे बच्चों को ही नहीं अपितु समुदाय को, अभिभावकों को भी
विभिन्न जानकारी दी जा सकती है या विभिन्न जानकारी दी जाती है विभिन्न योजनाओं से जुड़ी। तो विद्यालय जब एक ऐसा माध्यम बन गया जहां पे बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं जो सबके लिए लाभप्रद है, तो निश्चित तौर पर अभिभावक भी विद्यालय आएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान अभिभावकों को बताते हैं कि विद्यालय में अब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के से रिलेटेड ही जानकारी नहीं दी जाएंगी, इसके अलावा भी हमने एक काउंटर बनाया हुआ है विद्यालय प्रांगण में जहां पे कई सारे योजनाओं से जुड़े हुए फॉर्म्स रखे हुए हैं। अब इन फॉर्म्स में से आप विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या अगर आपको समझने में दिक्कत है तो विद्यालय के उपरांत, विद्यालय का ड्यूरेशन समाप्त होने के बाद, बच्चों की छुट्टी होने के बाद आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। इसके लिए शिक्षक को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है और वो एफर्ट ये है कि ऐसे स्टेशनरी शॉप में जाकर के जहां कई सारे फॉर्म्स और योजनाओं से रिलेटेड जानकारी मुफ्त उपलब्ध है या ब्लॉक में मुफ्त उपलब्ध है, ऐसी फॉर्म्स, विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए फॉर्म्स ला करके विद्यालय में एक डेस्क पे रख देते हैं और उनको अलग अलग रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर बैंक से रिलेटेड जानकारी वाले फॉर्म्स हैं तो अलग रहेंगे। फॉर एग्जांपल बैंक में आपको विड्रॉल फॉर्म्स फ्री मिल जाते हैं, डिपॉजिट फॉर्म्स फ्री मिल जाते हैं, डीडी फ्री में मिल जाती हैं, ऐसे फॉर्म्स ला करके रख दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, तो कृषि से रिलेटेड कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी बीमा योजना है, हम सब जानते हैं, किसान बीमा योजना इत्यादि। तो ऐसे योजनाओं के फॉर्म्स ला करके रख दिए जाते हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी बुकलेट्स जो मुफ्त उपलब्ध हैं कि किस प्रकार से जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएं, कौन सी फसल कब लगाएं, नाइट्रोजन को किस तरीके से जमीन में कंट्रोल किया जा सकता है, आदि जानकारी वाले फॉर्म्स उस डेस्क में रखे होते हैं। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों से रिलेटेड या बच्चों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए अलग फॉर्म होते हैं और वो डेस्क पे अलग से रख दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारी योजनाएं जो बच्चियों के लिए चल रही, फॉर एग्जांपल लाडली लक्ष्मी योजना, मातृत्व योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो महिला और बच्चियों के लिए खास तौर पर बनाई गई हैं, उन योजना के अलग फॉर्म रख दिए जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि गांव के कई सारे युवा, क्योंकि नौकरी आदि के फॉर्म भी यहाँ पे रखे जाते हैं जो कि मुफ्त उपलब्ध है। इससे फायदा ये होता है कि कई सारे युवा एवं कई सारे गांव के या समुदाय के व्यक्ति और अभिभावक अक्सर विद्यालय आते हैं जहां वो फॉर्म्स, योजनाओं आदि के बारे में देखते हैं, जानते हैं। उनको कुछ फॉर्म चाहिए होता है, कोई युवा नौकरी ढूंढ रहा है या कोई फॉर्म चाहिए तो विद्यालय आता है, सबसे पहले यहाँ देखता है कि फॉर्म्स आ गए हैं अथवा नहीं, शहर जाने की अपेक्षा। अब जब कोई व्यक्ति विद्यालय आ रहा है, शिक्षक से रोज उसका संपर्क हो रहा है, वो देख रहा है विद्यालय की गतिविधियों को, विद्यालय में आ रही कमियों को भी देख रहा है, तो वो निश्चित तौर पे अपनी सहभागिता भी विद्यालय में देने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ जो एक जुड़ाव है, एक लगाव है समुदाय का विद्यालय से और या विद्यालय का समुदाय से, वो भी बढ़ता है। और साथ मिलकर जब समुदाय विद्यालय के लिए कार्य करता है तो यकीन मानिए निश्चित तौर पर विद्यालय के लिए बेहतरी होती है। और विद्यालय, और सिर्फ विद्यालय के लिए ही क्यों, विद्यालय और समुदाय दोनों का बेहतरीकरण होता है, दोनों का विकास होता है, दोनों का विकास होता है, दोनों के लिए बेहतर आयाम होता है। पेरेंट्स काउंटर के बाद हम आते हैं अपने चौथे नवाचार की तरफ, जिसका नाम है रूपांतर दीवार। क्या है रूपांतर दीवार, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या आपने सोचा कि एक दीवार, एक खड़ी दीवार, शांत दीवार किस तरीके से एक ज्ञान का माध्यम या ज्ञान का साधन बन सकती है?
किस तरीके से सिर्फ एक दीवार के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारा ज्ञान बच्चों में, लोगों में, व्यक्तियों में, समुदाय में प्रेषित कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है रूपांतर दीवार या रूपांतर वॉल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। टीचर ने कहा कि सर हम ऐसी दीवार का चुनाव करते हैं जिसका इस्तेमाल हम कई सारी पेंटिंग, ड्राइंग आदि के लिए कर सकें। अब बच्चे क्योंकि इसमें इतने ड्राइंग में हस्त नहीं होते हैं, उनको इतना नॉलेज या इतने इंफॉर्मेशन या इतने मास्टर नहीं होते हैं, तो इसके लिए गांव के ऐसे व्यक्तियों की मदद की ली जाती है जिनको ड्राइंग, पेंटिंग आदि आती है, और गांव की उन महिलाओं की भी मदद ली जाती है जो ड्राइंग, पेंटिंग आदि करने में एक्सपर्ट हैं। और फिर उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप विद्यालय आकर के इस दीवार पे ड्राइंग, पेंटिंग अथवा बनाए। और वो ड्राइंग, पेंटिंग की एक थीम डिसाइड की जा सकती है जो सरपंच आदि के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से, जो एसएमसी कमेटी की होती है उसके माध्यम से, टीचर, समुदाय और अभिभावक डिसाइड कर सकते हैं कि हम थीम क्या रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी गांव, किसी भी प्रदेश, किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे किस तरीके से हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर पे अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, जो कि नितांत आवश्यक है अपने बच्चों को प्रेषित करना, उन्हें एहसास कराना कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देश, हमारे समाज, हमारे समुदाय या हमारे प्रदेश की संस्कृति क्या है, और उसको जीवित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं तो टीचर, फॉर एग्जांपल, डिसाइड कर लिया टीचर ने कि हम मधुबनी आर्ट बनाएंगे। मधुबनी आर्ट हम सब जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग्स विश्व प्रसिद्ध हैं, सिर्फ भारत में है। तो मधुबनी पेंटिंग डिसाइड कर लिया टीचर ने कि मधुबनी पेंटिंग थीम होगी, और समुदाय ने कहा कि ठीक है। और उसी के आधार पर कई सारी कलाकृतियां, कई सारी विशिष्ट जानकारियां उस दीवार पे लिखी जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ अगर गांव, समुदाय से रिलेटेड कोई जानकारी है या उनकी कोई संस्कृति है, जो कि अक्सर ही होती है, तो उसकी जानकारी भी उस दीवार पे लिखी जाती है या उसकी ड्राइंग बनाई जाती है, जिससे वहां से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति गर्व कर सके कि उसकी संस्कृति क्या है। बच्चे भी उस दीवार के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। साइट सीइंग के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और साथ ही साथ जब बच्चे ऐसी ड्राइंग्स, ऐसी पेंटिंग्स दीवार में देखते हैं तो उनका भी मन पकड़ता है, वो भी हाथ में पेंसिल थामते हैं, बत्ती या चौक थामते हैं, और कोशिश करते हैं कि वैसी ही पेंटिंग अपनी कॉपी में या बोर्ड में बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों की ड्राइंग क्षमता भी इससे बेहतर हो सकती है। बहुत सारी जानकारी हमें अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने समुदाय, अपने प्रदेश से, अपने देश की मिल जाती है, और हमारा जुड़ाव अपने गांव, अपने समुदाय के प्रति और ज्यादा प्रगाढ़ होता जाता है। तो ये है इनोवेटिव आइडिया रूपांतर वॉल। एक मामूली सी दीवार, और उस दीवार को किस तरीके से ज्ञान का माध्यम बना दिया हमने से मतलब है आपने, आप सब एडुकेटर्स, आप सब शिक्षक ने, या हमारे उन इनोवेटिव टीचर्स जिन्होंने ये इनोवेटिव आइडिया दिया। ये छोटे से नवाचार के माध्यम से हम जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इनोवेटिव आइडिया अच्छा लगा होगा। और इस कड़ी में आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है प्रमोटिंग एडल्ट एजुकेशन थ्रू गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। मतलब प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना बालिका शिक्षा के माध्यम से। हमारे देश में अभी भी कई सारे एरिया ऐसे हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां माता पिता किसी तरीके से बच्चों को तो स्कूल भेज देते हैं, बालकों को या लड़कों को तो स्कूल भेज देते हैं, लेकिन जहां बारी आती है बच्चियों की, बालिकाओं की, तो उनको स्कूल नहीं भेजते। कहते हैं क्या करेगी स्कूल जाके, बड़ों की रोटी तो बनानी है, और अगर रोटी बनानी भी नहीं आएगी तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। टीचर ने कहा कि सर सबसे जरूरी है कि हम इन बच्चियों को भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल करें, मुख्य धारा में लेकर के आए,
क्योंकि हम देश की तरक्की की, देश की बेहतरी की, देश के विकास की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु, भारत को सुपर पावर की बात बनाने की बात करते हैं, और हम वहीं पे देश की लगभग आधी आबादी है उनको शिक्षा से वंचित रखने का प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं। पढ़ाई का जितना अधिकार एक बच्चे को है, एक बालक को है, उतना ही अधिकार एक बच्ची को है। आप बच्ची को, एक बालिका को, एक फीमेल चाइल्ड को, एक गर्ल चाइल्ड को शिक्षा से वंचित रख के देश की तरक्की के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। देश तभी तरक्की करेगा जब दोनों को, बालक एवं बालिकाओं दोनों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाए। और इसी कारण से टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया कि किस तरीके से बालिका शिक्षा को और बेहतर किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो महिलाओं की शिक्षा है, उसे और किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। इसमें शिक्षक सबसे पहले समुदाय में जाते हैं, या तो पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान हो सकता है, या चौपाल आदि के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। उन्हें ये भी बताते हैं कि बालिका या बच्चियां आज के दौर में किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो लड़के कर सकें और लड़कियां ना कर सकें। लड़कियों ने कई सफलता के आयाम स्थापित किए हुए हैं, और इसके तहत शिक्षक सबसे पहले संपर्क करते हैं ऐसे व्यक्तियों से, फिर उनके घर भी विजिट करते हैं। घर विजिट करने के बाद वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, प्रोत्साहित करते हैं माता पिता को कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, और प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो सके विद्यार्थियों का, विशेष तौर पर बालिकाओं का विद्यालय में। इसके अलावा जो चौथा मुकाम है कि अब बालिका ने तो पढ़ लिया या बच्ची पढ़ रही है, शिक्षक कोशिश करते हैं या प्रयत्न करते हैं और उन बच्चियों से, और इनफैक्ट सभी विद्यार्थियों से यही कहते हैं कि आप जब अपने घर जाएं तो आपके घर में यदि कोई आपके माता पिता अशिक्षित है तो आप उन्हें सहायता करें, उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है पढ़ना। या आप भी आई एम श्योर ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो हो सकता है शिक्षा ग्रहण नहीं की हो उन्होंने, कोई भी परिस्थिति, बस या हो सकता है तब स्कूल्स नहीं रहे हो, या शिक्षा का इतना महत्व लोग नहीं समझते थे, पर हमेशा उनके मन में एक टीस रहती है कि मैं भी पढ़ पाऊं, मैं भी अगर रेलवे स्टेशन जाऊं तो मैं पढ़ पाऊं कि मेरी ट्रेन कितने बजे आने वाली है, मैं अभी बस अड्डे जाऊं तो जान पाऊं कि मेरी बस कौन सी है, कहाँ पे है, मुझे किसी से पूछना ना पड़े, जिसे हम बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों को आप बोले कि विद्यालय और पढ़े तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या कई बार हो सकता है, बट अगर स्वयं का उनका बच्चा या उनकी बच्ची उन्हें घर पे पढ़ा रही है तो एक बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए सीखने का, जो शिक्षित तो होना चाहते थे, जो पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन किसी परिस्थिति बस पढ़ नहीं पाए। तदुपरांत अगर बच्ची या बच्चा अपने अभिभावकों को पढ़ा रहा है और उन अभिभावक को कोई समस्या आ रही है और ये बालक या बालिका जो विद्यार्थी है समझाने में असमर्थ है, तो एक स्पेसिफिक दिन, एक निश्चित दिन का चुनाव किया जाता है कि इस दिन अभिभावक भी छुट्टी के बाद विद्यालय आ सकते हैं। उस दौरान उनकी जो भी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, जो चीज या जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, शिक्षक उसमें उनकी सहायता करें। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि बच्चियां स्कूल आने लग गई, जो अभिभावक थे वो भी शिक्षित हो गए, वो भी लिखना पढ़ना जानने लग गए, समुदाय शिक्षा के महत्व को समझने लग गया, और जब एक बच्ची पढ़ लिख जाती है तो उसकी अगली पीढ़ी भी पढ़ी लिखी ही निश्चित तौर पे होती है, क्योंकि वो स्वयं अब इस काबिल हो जाती है कि वो घर में अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। तीसरा इनोवेटिव, जो छठवां इनोवेटिव आइडिया हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंटरैक्टिव लर्निंग। क्या है इंटरैक्टिव लर्निंग? किस तरीके से हम इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? आइए इस नवाचार के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आपस में वार्तालाप करके, आपस में बातचीत के माध्यम से किस प्रकार से हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
इंटरेक्टिव लर्निंग क्यों एक बहुत सशक्त, बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है सीखने का, आइए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। शिक्षक ने कहा कि सर मैं बेशक विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, लेकिन कई सारे पेशे ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को किताबी ज्ञान तो बेशक दे सकता हूं, लेकिन विद्यार्थी अगर उन्हीं व्यक्तियों के पास जो उस पेशे से जुड़े हुए हैं उनके पास ज्ञान लेना चाहे, या उन व्यक्तियों के माध्यम से अगर ज्ञान दिया जाए तो ज्यादा अच्छे माध्यम से बच्चा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चुनाव किया जा सकता है, ऐसे पेशों को चुनाव किया जा सकता है जो विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है, और उन व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है जो उस पेशे से जुड़े हुए हैं, और उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपना आधा से 1 घंटे का समय महीने में एक बार बच्चों को दे दें। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चों को फसल आदि की जानकारी देनी, कोई पाठ है फसल पे और शिक्षक चाहते हैं कि इसकी जानकारी बच्चों को दी जाए, तो शिक्षक किसी किसान से संपर्क कर सकते हैं जो किसानी के माध्यम से बेहतर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, बेहतर कुछ कर पा रहे हैं, जिन्होंने किसानी में नए नए तरीके, नए नए आयामों का इस्तेमाल किया, नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया और बेहतर रिजल्ट उनको मिले। बच्चों को शिक्षक क्वेश्चंस भी बता सकते हैं उससे रिलेटेड कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। उदाहरण के तौर पे कि कौन कौन सी फसल होती है, कितना पानी देना चाहिए, या किस तरीके से हम पानी की बर्बादी को बचा सकते हैं फसलों में ज्यादा पानी जाने से। और बच्चे स्वयं भी चाहें तो अपने प्रश्न डिसाइड कर सकते हैं, अपने प्रश्न लिख सकते हैं और फिर उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं। ऐसे ही पुलिसमैन से के पास जाकर के, पुलिस स्टेशन जाकर के उनसे संपर्क कर सकते हैं, या पुलिस स्टेशन से पुलिस वाल कोई भी SI या TI या कोई भी पुलिस से जुड़ा व्यक्ति, उस पेशे से जुड़े व्यक्ति विद्यालय आ सकते हैं अपने यूनिफॉर्म में और बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम क्लियर करना है, फिजिकल पे किस तरीके से ध्यान देना इत्यादि। तो इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारी समुदाय के माध्यम से बच्चों को प्राप्त हो जाती है। तो ये था हमारा इनोवेटिव आइडिया इंटरैक्टिव लर्निंग, जिसमें समुदाय और समाज का विद्यालय के प्रति एक लगाव बढ़ता है। विद्यार्थियों को कई सारी जानकारी मिलती है जो उन्हें डिसाइड करने में सहायता करती है कि बच्चे किस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। और समुदाय और विद्यालय जब एक साथ एक सहयोग से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही विद्यालय का कायाकल्प हो जाता है। तो ये था केस स्टडी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या सामुदायिक सहभागिता, जिसके तहत 6 नवाचार मैंने आज आपसे डिस्कस किए। आशा करता हूं कि आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है ZII प्रोग्राम या इस नवाचार से रिलेटेड, तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ और जुड़े हुए शिक्षकों के साथ साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि देश भर के शिक्षक आपको सुने, तो आपका स्वागत है। आप फेसबुक पे कमेंट के माध्यम से या फिर जूम पे डायरेक्ट मुझसे सवाल कर सकते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन है सर, सबसे पहले स्वस्थ विद्यालय या स्वस्थ समुदाय कौन सा पहले होना चाहिए? देखिए मैं आपसे कहूंगा, ओके मंडल सर नमस्कार। आपका क्वेश्चन, जैसा मुझे पता चला कि आपने क्वेश्चन पूछा कि आवश्यक क्या है, स्वस्थ विद्यालय या स्वस्थ समुदाय। मैं कहूंगा दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये वैसा ही प्रश्न है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, क्योंकि अगर स्वस्थ विद्यालय नहीं होगा तो स्वस्थ समुदाय की कल्पना भी नहीं कर सकते हम, और अगर समुदाय स्वस्थ नहीं होगा तो स्वस्थ विद्यालय नहीं हो सकता। उदाहरण मैंने दिया हुआ है, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि आप मन में ऐसा कोई भी एरिया सोच लीजिए जो अच्छा ना हो, जहां पे लड़ाई झगड़े करने वाले लोग रहते हैं, तो आप यकीन मानिए उस एरिया के विद्यालय कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि समुदाय शिक्षा के महत्व को समझता ही नहीं है। जब समुदाय ऐसा है, वो समझ रहे हैं कि विद्यालय का कोई महत्व नहीं है, हमें तो लड़ना झगड़ना ही है, हमें चोरी ही करनी है और उसी से हमारा फायदा होगा, तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे।
तो विद्यालय बेहतर नहीं होगा अगर समुदाय अच्छा नहीं है। उसी तौर पे अगर विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो निश्चित तौर पे समुदाय का निर्माण भी बेहतर नहीं होगा। पर हाँ, विद्यालय का, क्योंकि विद्यालय फर्स्ट स्टेप होता है समुदाय की बढ़ोतरी के लिए, उसके बेहतरीकरण के लिए, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर समुदाय का हिस्सा बनेंगे, यही वो व्यक्ति होंगे जो आगे चल के समुदाय को लीड करेंगे। तो निश्चित तौर पे विद्यालय का स्वस्थ होना, विद्यालय का बेहतर होना और भी ज्यादा आवश्यक बन जाए। धन्यवाद मंडल सर। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अगर आप कोई एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। उम्मीद करता हूँ और हेलो, आशा करता हूँ कि आपको हेलो हाँ जी सर, बताएं, अपना नाम बताएं प्लीज। हेलो जी, मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से बोल रहा हूँ सर। जी सर, नाम बताएंगे अपना? जी, मोहम्मद नौशाद। नौशाद सर, नमस्कार। ये जो अभी आपने बताया, बड़ी अच्छी बातें बताई। तो इसमें एक चीज ये आपसे पूछना था, तो क्या हम किसी अधिकारी से स्वयं जाके कह सकते हैं कि सर हमारे विद्यालय को गोद ले लीजिए, जिससे देखिए, हमको कार्यों में आसानी हो? जी सर। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने इसमें समुदाय की बात की थी। अगर आप अधिकारियों से संपर्क करना चाहते हैं, या कई सारे एरिया में जितना मुझे पता है कि सांसदों को बोला गया है कि वो ग्राम को गोद ले या जी ग्राम को गोद ले सकते हैं, तो ऐसा भी आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं कि वो आपके विद्यालय को गोद ले ले, जिससे विद्यालय का और नवीनीकरण किया जा सकता है। या फिर समुदाय के व्यक्तियों से भी हम संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर समुदाय में कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धनाढ्य होते हैं या बेहतर कर रहे होते हैं। तो अगर वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें विद्यालय के लिए, तो इस तरीके से भी हम बेशक कर सकते हैं। ये तो शिक्षक पे निर्भर करता है नौशाद सर कि हम किस तरीके से चाहते हैं कि हमारा विद्यालय, कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई राह निश्चित तौर पर निकल आएगी। अब वो चाहे अधिकारियों के माध्यम से निकले, चाहे नेताओं मंत्रियों के माध्यम से निकले, चाहे समुदाय के माध्यम से निकले, या फिर चाहे हमारे शिक्षकों के माध्यम से निकले। जी, हम समझ रहे थे कि पता नहीं वो कहें कि ऐसा कोई नियम नहीं है, आप कहाँ चले आए हैं हमारे पास। तो इस वजह से हमने आपसे पूछा। हो सकता है मैंने कि ऐसा कह कि नियम नहीं है, पर जैसा मैंने कहा, जहाँ चाहे वहां रहा। हो सकता है उनके पास नियम ना हो तो दूसरे साधन समुदाय की मदद से ही निकलना है। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर। थैंक यू सो मच नौशाद सर हमसे जुड़ने के लिए। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई और एक्सपीरियंसेस अपने साझा करना चाहें तो बताएं। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि लर्निंग की इस कड़ी में हम काफी कुछ एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जब हमारे विद्यालय खुलेंगे, आप विद्यालय में जाएंगे, तो इन इनोवेटिव आइडियाज को अपने विद्यालय पर निश्चित तौर पर क्रियान्वित करेंगे, जिससे बच्चों के भविष्य को, हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को और हमारे विद्यालय को हम और बेहतर बना सकें। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र गौतम आपसे विदा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।